गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने एक नई शिक्षा नीति अभी लागू की है, लागू नहीं हुई है, उन्होंने उसका प्रावधान दिया हुआ है और इसके कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत ही सरल भाषा में हम आपके सामने आए हैं। और जैसे ही शिक्षा नीति आई है वैसे ही लोगों को लग रहा है कि इसमें क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या कैसे है। तो जो मैंने एनालिसिस किया अभी तक का मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसको आसानी के साथ समझेंगे, है ना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 नई शिक्षा नीति। आप जानते हो कि हर एक शिक्षा नीति को बनाने वाली जो गवर्नमेंट होती है वो होती है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MHRD ही कोई भी शिक्षा नीति बनाती है। और MHRD का ही नाम जब ये शिक्षा नीति दी गई है तो बदल करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। और हमारे भारत में शिक्षा नीति में बदलाव कब कब आए हैं, तो सबसे पहली बार भारत में शिक्षा नीति में बदलाव आया था 1968 में, दूसरी बार आया था 1986 से 92 में, और अब ये आया है 2020 में, जिसका नाम है NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये अभी लागू नहीं हुआ है, कोरोना संक्रमण के कारण केवल शिक्षा नीति प्रस्तावित की गई है। इसका लागू होना लगभग 2022 या 23 तक में संभावना बताई जाती है। ये शिक्षा नीति जो बनाई गई है ये इसकी अध्यक्षता कस्तूरी रंजन जी ने किया है, जो इसरो के पूर्व वैज्ञानिक हैं और अब तक की किसी भी शिक्षा व्यवस्था की शिक्षा नीति को बनाने वाली ये सबसे बड़ी कमेटी बताई गई है। इसमें ग्राम स्तर से लेकर के शहर तक के, एक छोटे से पंचायत से लेकर के बड़े बड़े शहरों तक के सभी विद्वानों के अनुभवों को साझा किया गया है और अधिक से अधिक लोगों के मतों को यहाँ तवज्जो दी गई है। हमारी जो पहले की शिक्षा नीति थी उसमें हम लोग 10+2 को पढ़ते थे, लेकिन 10+2 को कन्वर्ट करके यहाँ पर 5+3+3+4 हो गया है। अब बहुत से लोगों को यही बात समझ में नहीं आ रही है कि 5+3+3+4 का मतलब क्या होता है, 10+2 का मतलब क्या होता। बहुत से लोग तो 10+2 में ही कन्फ्यूज हो जाएंगे। 10+2 का मतलब और 5+3+3+4 का मतलब ये आपको हम बहुत ही सहज भाषा में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर एक बात और ध्यान देंगे कि जो स्ट्रीम सिस्टम था वो ख़त्म हो चुका है और जो अब आ गया है मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम, है ना। अब ये स्ट्रीम क्या होता है, मल्टीपल एंट्री एग्जिट क्या होता है। स्ट्रीम में क्या होता है कि जब कोई बच्चा कक्षा 10वीं पास करता है और कक्षा 11वीं में जाता है, जब कोई बच्चा, स्ट्रीम सिस्टम था इसका तात्पर्य हुआ कोई बच्चा जब क्लास 10th पास करता है और 11th में जाता है तो उस बच्चे को यह बताया जाता है कि आप मैथ ले रहे हैं, बायो ले रहे हैं, कॉमर्स ले रहे हैं, आर्ट ले रहे हैं। एक डिफरेंट सेक्शन होता था जहां पर जा कर के बच्चे को चूज़ करना पड़ता था। जो बच्चा आर्ट साइड में चला गया है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ने के लिए एलिजिबल नहीं होता था। जो बच्चा बायो साइड में चला गया है वो मैथ नहीं पढ़ पाता था। तो उसको बोलते थे स्ट्रीम सिस्टम के। एक बच्चा साइंस ग्रुप का हो गया, एक बच्चा कॉमर्स ग्रुप का हो गया, एक बच्चा आर्ट साइड का हो गया, है ना। तो इस स्ट्रीम सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है। अब 10वीं पास होने के बाद कोई बच्चा 11वीं में जाएगा तो वह अपने पसंद के साथ जो विषय पढ़ना चाहेगा वह उस विषय को ले सकता है। मान लीजिए कि मुझे मैथ पसंद है, मैंने मैथ ले लिया। दूसरी विषय मुझे फिजिक्स पसंद है, मैंने फिजिक्स ले लिया। मुझे मान लीजिए सिविक्स पसंद है, मैंने सिविक्स ले लिया। जियोग्राफी पसंद है, मैंने जियोग्राफी ले लिया। इसके बाद मुझे अकाउंटेंट पसंद आ गई, मैंने कॉमर्स से अकाउंटेंट उठा लिया। कुल मिला करके बच्चे को अपने से बोझ नहीं देना है कि आपको इस चीज़ को पढ़ना है। बच्चा डिसाइड करेगा उसका किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है और वह उस सब्जेक्ट का सिलेक्शन करेगा और वह सब्जेक्ट आएगा, वही हुआ आपका मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। 10+2 प्रोग्राम क्या होता था और 5+3+3+4 प्रोग्राम क्या होता है ना। तो 10+2 मतलब 12 साल होते हैं और हमें 10+2 की जो शिक्षा नीति थी उसमें क्या करना पड़ता था कि स्टेट गवर्नमेंट 12 साल अपने अंडर में रखती थी और हमारी पढ़ाई करवाती थी। कक्षा 1 से लेकर के 10 तक के 10 साल हो गए और 11वीं 12वीं मिला करके 2 साल और हुए तो 10 12 साल हो गए। और तब हमारा दाखिला विद्यालय में 6 साल की उम्र में हुआ करता था। तो 6 साल से जब हम प्रवेश करते थे तो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक की पढ़ाई स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से करते थे और इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट हमको किसी यूनिवर्सिटी के हवाले सुपुर्द कर देती थी। जैसे मैंने कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई MP बोर्ड से किया, मैंने 12 साल तक की पढ़ाई। इसके बाद मैंने क्या किया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो वह मैंने किसी स्टेट गवर्नमेंट से नहीं किया, वो मैंने कहाँ से किया, किसी यूनिवर्सिटी से किया। तो ये 12 साल के बाद हमको किसी यूनिवर्सिटी को देते थे।
अब जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 5+3+3+4, तो इनके अकॉर्डिंग हमें गवर्नमेंट के कब्जे में 15 साल तक रहना होगा। 15 साल तक गवर्नमेंट पढ़ाई करवाएगी और उसके बाद किसी यूनिवर्सिटी को हमें सुपुर्द करेगी। और इसमें क्या होता था कि 6 साल की उम्र में बच्चे का प्रवेश लिया जाता था और यहाँ पर 3 साल की उम्र में बच्चे का प्रवेश लिया जाएगा। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये भी आ रहा है। यहाँ पर बच्चा कक्षा 1 में प्रवेश करता था, यहाँ बच्चा डायरेक्ट कक्षा 1 में प्रवेश नहीं करेगा। तो 5+3+3+4 को कम्प्लीटली यहाँ समझिए कि 5 का मतलब हुआ कि 5 ईयर का प्रोग्राम चलेगा और इसको फाउंडेशन स्टेज नाम दिया गया है। यहाँ पर बच्चे से किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा और जो 5 साल थे उनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। तो शुरू के 3 साल तक बच्चा प्ले में होगा, इसके बाद के 2 साल बच्चा फर्स्ट और सेकंड क्लास की में जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इन 5 सालों तक बच्चे से किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी और बच्चे को उसकी रीजनल भाषा में पढ़ाया जाएगा। जैसे हम जहाँ पर हैं बघेली बोलते हैं तो हम बघेली भाषा में बच्चे को पढ़ाएंगे, कहीं मैथिली बोली जाती है उसे मैथिली भाषा में पढ़ाया जाएगा, कहीं संस्कृत बोलते हैं, कहीं तमिल बोलते हैं, जो भी लैंग्वेज होगी उस लैंग्वेज के हिसाब से बच्चे को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है। यहाँ पर बच्चे से परीक्षा नहीं ली जाएंगे और इस 3 साल तक जो प्ले का सिस्टम है, यहाँ पर बच्चा केवल विद्यालय में जाएगा, खेलेगा, कूदेगा। जैसे कि बच्चा क्या होता था कि पहले विद्यालय में जाने से बच्चे डरते थे, है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ जा कर के उनको पढ़ाई करनी होती है और बच्चे अपने घर में खेलते थे, इसलिए उनको घर से इंटरेस्ट होता था, विद्यालय से किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं हुआ करता था। अब जो ये अध्यक्षता ने इस नई शिक्षा नीति को बनाया है उसमें इस बात को तवज्जो दी गई है कि आपका बच्चा जिस प्रकार से घर में खेलता है उसी प्रकार से जाकर के विद्यालय में भी 3 साल तक खेलेगा, लेकिन वह अच्छे शिक्षकों की निगरानी में होगा। उन शिक्षकों को अच्छे तरीके से ट्रेंड किया जाएगा कि बच्चे के अच्छे विचारों और अच्छे उसके जो अंदर से जो उसकी होती है पॉजिटिव चीज़ों को बाहर निकालने का वो लोग प्रयास करेंगे। ठीक, अब ये 3 साल जो होगा इसको बोलते हैं प्रीपारेटरी स्टेज। यहाँ पर क्लास 3, 4, 5 में बच्चा जाएगा, यानी सेकंड के बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 3 साल तक पास करेगा और यहीं से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। यानी यहाँ पर जो इस क्लास के बच्चे होंगे उनका एग्जाम होना प्रारंभ हो जाएगा। साथ ही बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ कुछ अलग एक्टिविटी भी करवाई जाएंगी। तो यहाँ पर बच्चे को अलग एक्टिविटी करवा करके, यानी कि उसको क्या होता है, उसका चहुमुखी विकास करना होता है, उसको चारों तरफ के बारे में सोचने के लिए यहाँ से जागृत किया जाएगा। जो अगला 3 साल हुआ उसको मिडिल स्टेज बोलते हैं। यहाँ बच्चा कक्षा 6, 7, 8 की पढ़ाई करेगा और यहाँ पर जो लैंग्वेज होगी नेशनल लैंग्वेज के साथ साथ बच्चे को एक और भी लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा, चाहे वह उर्दू हो, संस्कृत हो, तमिल हो, जो भी हो, तो एक लैंग्वेज आपको और लेकर के चलना होगा कक्षा 6, 7, 8 के बच्चे को। साथ ही वो किसी भी अन्य इंडियन लैंग्वेज को भी पढ़ेगा और कंप्यूटर कोडिंग यहाँ सिखाई जाएगी। यहीं से कक्षा 6, 7, 8 के बच्चे को ही सॉफ्टवेयर कैसे बनाना होता है ना, कंप्यूटर के बारे में एक अच्छा माइंड विकसित करना उसका दिया जाएगा। यहाँ पर वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन चलेंगे। वोकेशनल, जैसे मान लीजिए कोई भी बच्चा क्या करता है कि उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, उसको सिलाई में इंटरेस्ट है किसी लड़की को, तो उसको उस तरह का ले जाया जाएगा बाहर इंटर्नशिप के लिए, और सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, बढ़ाई, है ना, इन जो भी चीज़ें ऐसी होती हैं उन सब चीज़ों के बारे में बच्चे को भली भांति सिखाया जाएगा। अब इन बच्चों का मतलब तो कोई बिजनेस पर्पज से तो है नहीं सीखना, उनका इंटरेस्ट है, उनको आनंद आ रहा है और इसी आनंद में वह एक नई शिक्षा को भी ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही हम जो मैथ, साइंस ऐसे पढ़ते हैं उन सब की पढ़ाई अच्छी तरीके से होती रहेगी। तो ये मिडिल स्टेज की कहानी समझ में आपको आ गई। अब जो अगले 4 साल हुए 9, 10, 11, 12 की पढ़ाई यहाँ पर कराई जाएगी। अब जैसे पहले कोई बच्चा क्या करता था कि कक्षा 9 में गया तो उसको कंपलसरी होता था कि आप सभी विषय पढ़ेंगे, आपको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, इन सब विषयों को पढ़ना होता था। यहाँ पर क्या होगा कि 9, 10 में जो बच्चा विषय पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है, 11वीं और 12वीं में जो उसको सब्जेक्ट चूज करने की बात आती थी अब वो यहीं से स्टार्ट हो जाएगी कि यहाँ पर कोई स्ट्रीम नहीं होगा कि आप आर्ट साइड में जा रहे हो या आप मैथ साइड में या बायोलॉजी साइड में या कॉमर्स साइड में, किसी साइड का कोई यहाँ मतलब नहीं रह जाएगा। यहाँ मतलब होगा स्टूडेंट का कि आप एक छात्र हो और आपको क्या पढ़ना है। ठीक, तो यहाँ पर कोई स्ट्रीम नहीं होगी और बच्चा अपने मन मुताबिक, अगर बच्चा चाहता है कि मेरा इंटरेस्ट मैथ में है, मैं मैथ पढ़ूंगा,
एक विषय मैंने आर्ट साइड से चुन लिया, सिविक्स, मैं सिविक्स पढ़ूंगा, ज्योग्राफी पढ़ूंगा। कॉमर्स से मैंने अकाउंटेंट ले लिया। अब ये नहीं कि जो बच्चा मैथ ले लिया वो बायोलॉजी नहीं पढ़ेगा, जो बच्चा बायोलॉजी ले लिया वो मैथ नहीं पढ़ेगा। उसका इंटरेस्ट है वो कौन कौन सी सब्जेक्ट अपने लिए सेलेक्ट करता है। स्ट्रीम का सिस्टम खत्म हो गया और यहाँ पर एक फॉरेन लैंग्वेज का भी सिलेक्शन बच्चा अपने पढ़ने के लिए कर सकता है। जो हमारे पास पहले क्या होता था कि फॉरेन लैंग्वेज का सिलेक्शन नहीं होता था, अब यहाँ बताया गया कि हमें एक फॉरेन लैंग्वेज का भी सिलेक्शन कर लेना है। और साथ ही ये जो एग्ज़ाम होंगे यहाँ पर वो सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम चलेंगे। पहले एग्ज़ाम ईयरली हुआ करते थे और ईयरली एग्ज़ाम में बच्चे के अंदर यह होता था कि बच्चा क्या करेगा कि सोचता था कि चलो हो गया, मार्च में एग्जाम होने हैं, अब हम इधर जनवरी और फरवरी में पढ़ाई करके पास हो जाएंगे। साल भर बच्चा पढ़ता नहीं था। अब जब 6-6 महीने में एग्जाम होंगे सेमेस्टर में, मतलब साल के 2 एग्जाम। पहले क्या होता था, कक्षा 9 का बच्चा एक एग्जाम देता था, 10 का बच्चा एक एग्जाम देता था, 11 का भी। अब हर कक्षा में बच्चे 2-2 एग्जाम देंगे क्योंकि वो सेमेस्टर में होने हैं, 6-6 महीने में होने हैं। ठीक है, तो सेमेस्टर एग्जाम होने से बच्चा ज़्यादा बकैती नहीं मार पाएगा और ढंग से पढ़ाई कर पाएगा। क्या करेगा, जैसे 2 महीने बीतेने की परीक्षा आने वाली है, उसके अंदर प्रेशर आएगा पढ़ने के लिए। तो ये हुआ हमारा पूरा 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट कि 5 साल में क्या हुआ, फिर अगले 3 साल में क्या हुआ, अगले 3 साल में क्या हुआ और अगले 4 साल में क्या हो रहा है। बातें समझ में आ रही होंगी। कुल मिलाकर के भले हम गवर्नमेंट के पास 15 साल हैं, तब भी हम 12वीं पास कर रहे हैं, और यहाँ पर भी हम गवर्नमेंट के पास 12 साल तक थे तो भी हम 12वीं ही पास कर रहे थे। यहाँ पर फायदा क्या हो रहा है कि यहाँ पर बच्चे के ऊपर बोझ ज़्यादा था, शिक्षा कम थी, और यहाँ पर बच्चे को फ्री माइंड से शिक्षा देने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखिए, चलिए अब समझ लेते हैं कि 12वीं के बाद जो ग्रेजुएशन करते हैं उसका सिस्टम क्या रहेगा। तो ग्रेजुएशन अब 4 साल का बना दिया गया है। पहले ग्रेजुएशन में हम लोग जैसे कि कोई बीए करता था, कोई बीएससी करता था, कोई बीकॉम करता था। अब ये सिस्टम नहीं रहेगा। अब केवल आप कहलाओगे कि हम ग्रेजुएट हो रहे हैं, हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं। आपके पास जब स्ट्रीम ही नहीं रह गई, 11th-12th में आपने कोई स्पेशल सब्जेक्ट ऐसे लिया ही नहीं, मैथ जो सिस्टम था, बायो का सिस्टम था, कॉमर्स का सिस्टम था, तो जब स्ट्रीम ही खत्म हो गई तो फिर काहे का बीए, काहे का बीएससी, काहे का बीकॉम। हो सकता है कि जो लड़का बीए कर रहा हो उसमें वो अपने मन से मैथ भी पढ़ रहा हो, सिविक्स भी पढ़ रहा हो, अकाउंटेंट भी पढ़ रहा हो। तो ये चीज़ें फिनिश हो चुकी हैं। अब केवल सिस्टम चलेगा किसका, ग्रेजुएशन का। इसको 4 साल में डिवाइड किया गया है। और पहले कोई लड़का अगर पढ़ता था, ग्रेजुएशन 3 साल का होता था। इन केस मैंने 1 साल की पढ़ाई किया ग्रेजुएशन की और किसी कारणवश मैं नहीं पढ़ पाया, मैं छोड़ के चला गया, तो मेरी वो 1 साल की पढ़ाई व्यर्थ हो जाती थी। उसका मुझे कोई तवज्जो नहीं मिलता था। मैंने 2 साल पढ़ा, उसका मुझे कोई तवज्जो नहीं मिलता। लेकिन जब तक मैं कंप्लीट नहीं कर लेता था तब तक वो मेरे किसी काम का नहीं हुआ करता था। अब ऐसा नहीं रह जाएगा। अगर कोई बच्चा 1 साल का ग्रेजुएशन करता है, वो अपनी चुनी गई सब्जेक्ट से 1 साल का ग्रेजुएशन करता है, तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 1 साल का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। अगर उसने 2 साल पूरे कर लिए हैं तो उसे 2 साल का ग्रेजुएशन डिप्लोमा दिया जाएगा। और अगर कोई बच्चा 3 साल का करता है तो उसे डिग्री प्रदान की जाएगी। ये डिग्री अगर ग्रेजुएशन में किसी जॉब, कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना है तो वहाँ मांगेगा ग्रेजुएशन, तो आप यहाँ पर सर्टिफिकेट डिप्लोमा से काम नहीं चलेगा। आप कह दो हमने 1 साल का किया है हम तो ग्रेजुएट हैं, नहीं। किसी भी जॉब के लिए 3 साल का ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, जिसमें आपको डिग्री मिलती है। और किसी भी अन्य कंपटीटिव एग्जाम जो बनेंगे ग्रेजुएशन के तहत पे, उन पर भी ये जरूरी होगा। लेकिन ये वैलिड होंगे कहीं न कहीं, किसी न किसी एंगल से ये भी काम आएंगे कि पता लगा ग्रेजुएशन डिप्लोमा ही यहाँ काम करेगा, तो वहाँ पर जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं तो वो काम अपना चला सकते हैं। अगर 4 साल का किसी ने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया तो उसको रिसर्च दिया जाएगा, उसको बोला जाएगा ग्रेजुएशन रिसर्च। अब ग्रेजुएशन जो 4 साल की ये हो रहे हैं, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कितने साल का होगा, तो पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल में भी करवाया जाएगा और 2 साल में भी करवाया जाएगा। पर समझने की बात यह है कि किनके लिए 1 साल का होगा और किनके लिए 2 साल का होगा। जिन लोगों ने ग्रेजुएशन 3 साल तक किया है, मान लो डिग्री तक इन्होंने ग्रेजुएशन किया, इसके बाद इन्होंने छोड़ दिया, उनको 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा। और जिन्होंने 4 साल तक पूरा अपनी स्टडी कंप्लीट की, रिसर्च तक काम किया, उनको 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा, है ना। ये नहीं कि आपने 3 साल का ग्रेजुएशन किया और इसके बाद आपने कह दिया कि मैं 1 साल का पीजी कर लूंगा, तो 4 साल में तुम ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों हो गए। तो ये व्यवस्था नहीं है, आपको 5 साल लगने ही लगने हैं। अगर आपने 3 यहाँ दिया तो आपको यहाँ 2 देना पड़ेगा, अगर आपने 4 साल यहाँ दिया तो आपको यहाँ पर 1 साल देना पड़ेगा।
एमफिल का सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है, एमफिल नहीं होगी। और पीएचडी जो है अब वो 4 साल की बना दी गई है, पीएचडी आपकी चलती रहेगी, पीएचडी आपकी लागू हो चुकी है। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, एमफिल का और पीएचडी का, ये स्ट्रीम्स खत्म हो चुकी हैं। आपका अब एमए एमएससी नहीं माना जाएगा, आप केवल ग्रेजुएट माने जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएट माने जाएंगे, ठीक है ना। आइए इस शिक्षा नीति के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फ़ायदे हैं, उनके बारे में एक झलक देखते हैं। अब जो ये नई शिक्षा नीति 2020 बनाई गई है, तो इसमें अभी तक जो हमारी गवर्नमेंट होती थी वो अपनी जीडीपी का लगभग 3% से कुछ कम, 3% तक आप कह सकते हैं, शिक्षा में देती थी, इन्वेस्ट करती थी। लेकिन अब जीडीपी का 6% हिस्सा जो होगा वो एजुकेशन में इन्वेस्ट किया जाएगा। साथ ही जो स्कूल की फ़ीस होगी, तो पहले प्राइवेट विद्यालय जो होती थी वो अपने मनमाफिक स्कूल की फ़ीस डिसाइड किया करती थी। अब गवर्नमेंट स्कूल की फ़ीस डिसाइड करेगी। जितने भी प्राइवेट विद्यालय होंगी उनको एक रैंक दिया जाएगा, उनको एक मेरिट दी जाएगी और उस मेरिट के अकॉर्डिंग उनको बताया जाएगा कि आप इससे अधिक शुल्क नहीं ले सकते हो। जैसे आप कोई सामान लेने मार्केट में जाते हैं, तो मान लीजिए मैं लेने गया एक टूथपेस्ट कोलगेट का, तो पता लगा वो 45 रुपये है। 45 रुपये अगर उसमें MRP लिखी हुई है तो वो दुकानदार हमसे 50 रुपये नहीं ले सकता, 46 रुपये नहीं ले सकता, मैं 45 के अंदर ही उससे लेने की बात करूँगा। तो हर स्कूल के लिए, हर क्लास के बच्चों के लिए एक MRP दी जाएगी। वो स्कूल की फ़ीस गवर्नमेंट बाद में डिसाइड करेगी। अभी इसका बहुत सारा ताना बाना बचा हुआ है करने के लिए। तो स्कूल की फ़ीस का सिस्टम इस प्रकार से चलने वाला है। बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन दिया जाएगा, यानी कि बच्चों को ट्रिप पे कहीं ले जाएंगे, उनको घुमाएंगे और उनको उस तरह की चीज़ों के साथ रूबरू कराएंगे ताकि बच्चा हर एक चीज़ों को सीख सके, समझ सके। रिजल्ट को बहुत खास तवज्जो दिया गया है यहाँ पर। जो सबसे पहले तो बच्चे को जो मार्क्स मिलते हो, मार्क्स के हिसाब रिजल्ट मिलेगा। सेल्फ यानी बच्चा अपने अंदर के खुद के गुणों और अवगुणों के बारे में वहाँ दर्शाएगा अपने रिजल्ट में। और साथ ही जो उसके दोस्त होंगे, बच्चे के साथ पढ़ने वाले, उसकी जो कक्षा के सब जितने भी दोस्त हैं, सभी उस बच्चे को मार्क्स देंगे, सभी उस बच्चों को मार्क्स देंगे और उस मार्क्स के परसेंटेज जा करके उसके रिजल्ट में जुड़ेंगे। अब होता क्या है कि हम किसी कक्षा में अगर 30 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसमें 5 गुंडे निकल जाते हैं। है क्या कि इस बच्चे का इसके साथ, किसी के साथ दुश्मनी है, किसी बच्चे का किसी के साथ प्यार है, व्यवहार है। तो यहाँ पर बच्चा अपने लिए नंबर पाने के लिए अपने दोस्तों के साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा। यानी बचपन से ही इसको अच्छी शिक्षा और अच्छे व्यवहार सिखाए जाएंगे। अपने आप वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, नहीं तो वो सोचेगा कि हमारा रिजल्ट ये गड़बड़ कर देगा, कहीं हमको कम नंबर देने पाया तो हम तो निपट गए, कहानी बन गई हमारी। तो यहाँ पर आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम को बढ़ावा देने के लिए उसके फ्रेंड्स भी उसको नंबर देंगे, ऐसा दिया गया। साथ ही टीचर्स नंबर देंगे ही देंगे। यहाँ पर भी एक सिस्टम और लाया गया है कि फॉरेन यूनिवर्सिटी को शामिल किया जाएगा आगे चल करके, कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटी हैं, जो हाई लेवल की यूनिवर्सिटी हैं, आपकी ऑक्सफोर्ड हैं, कैम्ब्रिज हैं, है ना, ये सब यूनिवर्सिटी आकर के यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगी और अपनी ब्रांचेज खोलेंगी और यहाँ पर शिक्षा चलेगी। इन यूनिवर्सिटी के आ जाने से जो हमारी हाईलाइटेड यूनिवर्सिटी होती हैं उनके साथ कंपटीशन होगा और ये भी अपने शिक्षा के स्तर को बहुत अधिक सुधारने का अच्छे से प्रयास करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर डिपार्टमेंटल को ध्यान दिया गया है कि जो भी शिक्षा के विभाग होंगे उसको 4 डिपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है। मतलब जहाँ पर एक डिपार्टमेंट होगा जो केवल सिलेबस के बारे में जानकारी देगा, एक डिपार्टमेंट होगा जो केवल रिजल्ट के बारे में जानकारी देगा, एक इस प्रकार से 4 डिपार्टमेंट उसको तैयार किए जाएंगे। अभी क्या होता है कि यहाँ लोगों को खुल जाती है पोल की किसी की कॉपी कहीं चेक हो रही है, किसी की कॉपी कहीं चेक हो रही है ना, तो वहाँ जा कर के तमाम सिफारिशें चलती हैं। जब ये डिपार्टमेंटल चीज़ें बन जाएंगी तो ये सब चीज़ें नहीं खुल पाएंगी। साथ ही टीचर को 4 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी कि इस प्रकार की शिक्षा को किस प्रकार से आपको आगे ले जाना है। तो टीचर को 4 साल की ट्रेनिंग दे करके अगर शिक्षा करवाओगे तो वो ऑलरेडी अच्छा, खराब से खराब टीचर भी वो अच्छा बन जाएगा, है ना। तो कुल मिलाकर के आप समझ चुके होंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पूरा कॉन्सेप्ट है क्या। पहले 10+2 था, अब वो 5+3+3+4 हो गया। तो पहले 5 का मतलब क्या हुआ, फिर अगले 3 का, फिर 3 का, फिर 4 का। इसका सेंस क्या हुआ, ग्रेजुएशन कितने साल का होना है, 4 साल में, उनमें कैसे कैसे होना है, इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कैसे होना है और इसके कुछ स्पेशल बेनिफिट्स क्या हैं। मैंने जो समझा, मैंने जो जाना, मैंने आपके सामने अपनी बातें साझा की। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आपको क्या करना है, आपको पता ही है कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और आगे इसको, हमारे वीडियो को वायरल करते हुए बढ़ाते रहना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।